11th फिजिक्स में सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं बेसिक मैथमेटिक्स फॉर फिजिक्स, यानी कि जितनी बेसिक मैथ फिजिक्स में अपने काम में आने वाली है वो पूरी हम लोग शुरुआत में पढ़ लेंगे। उसके बाद में आपको मैथ से रिलेटेड कहीं भी दिक्कत नहीं आएगी। मतलब जितनी भी मैथ आती है, चाहे उसमें ग्राफ्स हो, चाहे टिग्नोमेट्री हो, चाहे एलजेब्रा हो, चाहे इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन हो, सारी चीज़ें मैं आपको शुरू में सिखाऊंगा। और उसके बाद में फिर फिजिक्स में कहीं भी आपको ये सोचना बंद कर देना है कि मेरे तो मैथ नहीं है ना। अगर आप नीट के स्टूडेंट हो और आपके मैथ नहीं है तो ये सोचना बंद कर देना कि मेरे मैथ नहीं है तो मैं कैसे कैलकुलेशन कर पाऊंगा। वो सारी मैथ्स मैं आपको 4-5 दिन के अंदर सिखा दूंगा, ऐसे मान लो आप। ठीक है, तो एकदम बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे, एकदम जीरो लेवल से मैं स्टार्ट करने वाला हूँ। सबसे पहले हम बात करेंगे एलजेब्रा की। सबसे पहले हम किसकी बात करने वाले हैं? एलजेब्रा की बात करेंगे। और एलजेब्रा में सबसे पहले आता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्योंकि फिजिक्स में क्या होता है कि जब आप कैलकुलेशंस वगैरह करते हो तो कई बार इक्वेशंस बन जाती हैं और उन इक्वेशंस को सॉल्व करके आपको आंसर फाइंड करना होता है। जब आप काइनेमेटिक्स पढ़ोगे तो आप उसमें देखोगे कि जब कोई भी ऑब्जेक्ट मूव कर रहा होगा और जब आप उसके लिए इक्वेशंस वगैरह बनाओगे सॉल्व करने के लिए, तो उन इक्वेशंस में कई बार क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाती है, तो उसको सॉल्व करना आपको आना चाहिए। क्वाड्रेटिक इक्वेशन किसको बोलते हैं? तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते हैं ऐसे एक इक्वेशन को जिसमें जो वेरिएबल है, वेरिएबल मतलब जिसकी वैल्यू चेंज होती है, उसकी मैक्सिमम पावर 2 हो। इसका फॉर्मेट मैं आपको बता रहा हूं, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। इस फॉर्मेट की जो इक्वेशन है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, इस फॉर्मेट की जो इक्वेशन होती है उसको हम क्या बोलते हैं? क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते हैं। जहां पे एक्स का मतलब क्या है? एक्स यहां पे क्या है? वेरिएबल है ना, जिसकी वैल्यू चेंज होती रहेगी। अच्छा, यहां पे मैक्सिमम पावर कितनी है वेरिएबल की? 2। इसका मतलब इस इक्वेशन को जब आप सॉल्व करोगे तो आपके पास दो आंसर आएंगे। दोनों सेम भी आ सकते हैं, दोनों अलग अलग भी आ सकते हैं, लेकिन आंसर इसके दो होंगे। और जो इसके आंसर्स होते हैं उनको बोलते हैं रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन, जिनको मैं x1 एंड x2 से रिप्रेजेंट कर रहा हूं। x1 x2 यहां पे क्या है? रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, अब इक्वेशन तो आपको मिल गई। अब उसको सॉल्व कैसे करोगे? तो सॉल्व करने के लिए हम एक फॉर्मूला यूज करते हैं जिसको हम बोलते हैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। ठीक है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला ये होता है, जैसे इस इक्वेशन को सॉल्व करने पे जो दो आंसर आएंगे x1 और x2, वो कैसे कैलकुलेट करोगे? तो फॉर्मूला है माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। यहां पे एक्स स्क्वायर का जो मल्टीपल है उसको a बोलते हैं, x का जो मल्टीपल है उसको b बोलेंगे, और जो कांस्टेंट होगा ये हो भी सकता है और नहीं भी होगा तो 0 मान लेंगे इसको, है ना, उसको c बोलेंगे। तो ये वाली इक्वेशन ये वाला फॉर्मूला हम यूज करेंगे और उससे हम दोनों रूट्स को फाइंड कर सकते हैं। इन दोनों रूट्स में आपस में भी एक रिलेशन होता है। क्या रिलेशन होता है? अगर इन दोनों रूट्स को ऐड किया जाए, x1 प्लस x2 किया जाए, तो ये हमेशा बराबर आएगा माइनस बी अपॉन ए के। बी आपको पता ही है एक्स का मल्टीपल, ए मतलब एक्स स्क्वायर का मल्टीपल, है ना, आगे माइनस भी लगेगा। और अगर इन दोनों रूट्स को मल्टीप्लाई कर दिया जाए, x1 इंटू x2 कर दिया जाए, तो ये आंसर हमेशा c बाई ए के बराबर आता है। बस इतनी सी बात आपको ध्यान रखनी है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन से रिलेटेड कोई दिक्कत नहीं आएगी, पूरी फिजिक्स में कहीं भी दिक्कत नहीं आएगी। बस ये एक तो ये वाला फॉर्मूला हमको याद होना चाहिए, और रूट्स का सम क्या होता है? माइनस बी अपॉन ए, और रूट्स का मल्टीप्लीकेशन कितना होता है? c बाई ए के बराबर होता है। मैं कुछ एग्जांपल्स आपको करके बताऊंगा, उससे आपको थोड़ा और इजी लगेगा और आसानी होगी। देखो, आपको कुछ इक्वेशंस दे रखी हैं, पूछा है फाइंड द वैल्यू ऑफ x इन द गिवन इक्वेशंस। सारी की सारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, हर एक इक्वेशन के दो दो आंसर होंगे। तो मैं पहली इक्वेशन आपको सॉल्व करके बताता हूं। देखो, सबसे पहले इक्वेशन लेते हैं 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 इक्वल टू 0। चलो बताओ, a की वैल्यू क्या है? यहाँ पे 2, b की वैल्यू कितनी है? माइनस 5। देखो माइनस है ना, तो माइनस के साथ में लेना है। c कितना है? 3। ठीक है, सिंपल। अब आपको क्या करना है? फॉर्मूला लगाना है। तो x1 कोमा x2 ये दोनों आंसर क्या आएंगे? तो माइनस b यानी कि माइनस ऑफ माइनस 5, माइनस बी होता है फॉर्मूले में, प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी का स्क्वायर यानी माइनस 5 का स्क्वायर माइनस 4, ए की वैल्यू क्या है? 2 और सी की वैल्यू क्या है? 3 डिवाइडेड बाई 2a। ए कितना है? 2 के बराबर।
सॉल्व कर दो इसको, खत्म। देखो 5 प्लस माइनस अंडर रूट में क्या आएगा, ये आएगा प्लस का 25, माइनस का स्क्वायर करेंगे तो प्लस हो जाएगा ना 25, और ये माइनस का आएगा 24, यानी कि अंडर रूट में आया 1, अंडर रूट ऑफ 1 1 होगा, डिवाइडेड बाई 4। एक बार प्लस लेना एक बार माइनस, मैंने क्या बताया था, दो आंसर होंगे इक्वेशन के, एक बार प्लस लोगे तो पहला आंसर आएगा और एक बार माइनस लोगे तो दूसरा आंसर आएगा। पहला आंसर क्या होगा, तो 5 प्लस 1 यानी कि 6/4 यानी कि 3/2। दूसरा आंसर क्या होगा, 5 माइनस 1 यानी कि 4/4 यानी कि 1। ये लो, ऐसे सॉल्व करना है, ठीक है। इसी तरीके से ये बाकी के दो क्वेश्चन भी आपको सॉल्व करने हैं। देखो सेकंड वाला जो क्वेश्चन है उसको सॉल्व करते हैं। इक्वेशन है x² प्लस 4x माइनस 5 इक्वल टू 0, ठीक है। देखो a की वैल्यू क्या है यहाँ पे 1, b की वैल्यू 4, c की वैल्यू -5। फॉर्मूला लगा दो x1 x2, ये बराबर आएगा -b यानी कि -4 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ b² यानी कि 4 का स्क्वायर माइनस 4ac यानी 1 इंटू -5 डिवाइडेड बाई 2a, a की वैल्यू 1 है। सॉल्व कर दो इसको, ये आएगा -4 प्लस माइनस अंडर रूट में ये आया 16, ये आएगा प्लस का 20 यानी कि 20 और 16 36 बन गया, तो अंडर रूट से बाहर 6 आ जाएगा, डिवाइडेड बाई 2। दो आंसर क्या होंगे, एक बार प्लस लो एक बार माइनस, प्लस लोगे तो आएगा -4 प्लस 6 यानी कि 2/2 यानी कि 1, और दूसरा आंसर क्या आएगा, माइनस लोगे तो -4 -6 यानी -10/2 यानी कि -5। ये दो आंसर आएंगे। इसी तरीके से आपको थर्ड वाला सॉल्व करना है, 6x² माइनस x माइनस 5 इक्वल टू 0। लगाओ इक्वेशन, x1 और x2 दो वैल्यूज क्या आएंगी, -b यानी कि माइनस ऑफ -1 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ b² यानी -1 का स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू 6 है यहाँ पे और c की वैल्यू क्या है -5, ठीक है, डिवाइडेड बाई 2a, a की वैल्यू कितनी है 6। सॉल्व कर दो, ये आएगा यहाँ पे 1 प्लस माइनस, ये देखो 1 और ये माइनस माइनस प्लस होके ये पूरा सॉल्व करोगे ना तो ये आएगा 121 का अंडर रूट होता है 11 डिवाइडेड बाई 12। सॉल्व कर दो इसको, एक बार प्लस लो एक बार माइनस, प्लस लोगे तो आएगा 1 प्लस 11 यानी कि 12/12 यानी कि 1, और एक बार माइनस लेना है तो 1 माइनस 11 यानी कि -10/12 यानी कि माइनस का 5/6 अपना आंसर आएगा। इस तरीके से आपको इसको सॉल्व करना है। आया समझ में, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x इन द गिवन इक्वेशन। अगेन आपको कुछ क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है और इनमें आपको x की वैल्यू बतानी है। देखो पहला वाला जो केस है उसको सॉल्व करते हैं। ये लिखा है x माइनस 6 इंटू एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। अब आप खुद बताओ, यहाँ पे ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्या? आप बोलोगे सर इसमें x की पावर 2 है ही नहीं, तो अगर आप इन दोनों टर्म्स को मल्टीप्लाई करोगे ना तो x² बन जाएगा इसमें, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इसको सॉल्व करने के लिए ये नहीं करना है लेकिन कि आप इसको पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में लिखोगे मल्टीप्लाई करके फिर उसमें फॉर्मूला लगाओगे, ऐसा नहीं करना। इसमें डायरेक्टली आंसर निकाल सकते हो। कैसे? देखो इन दोनों टर्म्स का मल्टीप्लीकेशन कितना आ रहा है, 0 के बराबर आ रहा है। या तो ये वाली टर्म 0 हो या ये वाली टर्म 0 हो, तभी तो 0 बनेगा। तो अगर x माइनस 6 0 हुआ तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 6 आ जाएगी। और अगर x प्लस 1 0 हुआ तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, -1 आ जाएगी। यानी x की दो वैल्यूज क्या है, 6 और -1। ऐसे आंसर आएगा। फिर भाई या तो ये वाली टर्म 0 होगी या ये वाली टर्म 0 होगी, कोई एक टर्म 0 होनी चाहिए, दोनों भी हो सकती है। यानी कि x की वैल्यू 6 भी हो सकती है, -1 भी हो सकती है। ये दोनों वैल्यूज भाई अगर आप इसमें पुट करके देखोगे तो आंसर हमेशा 0 आएगा। तो मतलब x की ये दो वैल्यूज हो सकती है, दो आंसर हो सकते हैं। ऐसे ही दूसरे वाले केस में क्या करना है, दूसरा वाला केस देखो, इसमें दे रखा है x² प्लस 2x इक्वल टू 0। अब इसमें c की वैल्यू 0 है, अगेन इसमें फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं है। इसमें आप x कॉमन ले लो, x कॉमन लोगे तो क्या आ जाएगा ब्रैकेट में, x प्लस 2 इक्वल टू 0। अगेन बताओ ये वाली टर्म इक्वल टू 0 कब बनेगी, या तो x 0 हो या x प्लस 2 की वैल्यू 0 हो। x 0 हो सकता है या तो, या फिर x प्लस 2 इक्वल टू 0 होना चाहिए। यानी कि x की वैल्यू क्या आएगी, उसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगी, -2 आएगी। ये लो आंसर, ऐसा कर देना है।
ठीक है, इस पे फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं है इन दोनों केसेस में। फॉर्मूला कब लगाना है, जब सिंपल कोई इक्वेशन हो। अब जैसे थर्ड वाला केस है उसमें भी फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं है, सीधा ही आ जाएगा आंसर। एक्स स्क्वायर माइनस 16 इक्वल टू 0 अगर बन रहा हो तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 16, एक्स के दो आंसर क्या होंगे, प्लस या माइनस 4, क्योंकि प्लस 4 हो या माइनस 4 हो स्क्वायर करेंगे तो 16 ही आता है, तो आंसर ये वाले रहेंगे। एक्स इक्वल टू या तो प्लस 4 होगा या माइनस 4 होगा। फॉर्मूले से भी सेम आंसर आएगा वैसे तो, लेकिन वो थोड़ा बड़ा प्रोसीजर हो जाएगा, तो अननेसेसरी टाइम किल नहीं करना, अननेसेसरी टाइम नहीं खाना है ना। इस तरीके से सॉल्व करेंगे। आया समझ में? देखो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है फाइंड द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स ऑफ द इक्वेशन 3x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 12 इक्वल टू 0। इक्वेशन क्या दे रखी है, 3x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 12 इक्वल टू 0। पहले तो ये बता दो a की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 3, b की वैल्यू माइनस 5, c की वैल्यू माइनस 12। क्या पूछा इसने, इसने पूछा फाइंड द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। सम ऑफ द रूट्स क्या होता है, x1 प्लस x2 क्या होता है बोलो, माइनस b अपॉन a। अब b की वैल्यू क्या है माइनस 5, a की वैल्यू क्या है 3, आंसर क्या आएगा 5/3 आएगा। और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स क्या होगा, x1 इंटू x2 क्या होगा c/a। c कितना है माइनस 12, a कितना है 3, आंसर आएगा माइनस 4। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, 5/3 और माइनस 4, पहला ही ऑप्शन करेक्ट है। देखो यहाँ पे क्लियर एकदम, इस तरीके से कर देंगे। ठीक है, इसके बाद में कुछ बेसिक एलजेब्रा की हम लोग बात करेंगे, मतलब कुछ फॉर्मूले हैं जो आपको डायरेक्टली याद होने चाहिए। जैसे a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, है ना, याद होना चाहिए, है ना। ये तो टिप्स पे होनी चाहिए, ये ऐसी चीजें हैं जो आपके इक्वेशंस वगैरह सॉल्व करते टाइम पे या कैलकुलेशन के टाइम पे बहुत काम आएंगी। अगर a प्लस बी का होल स्क्वायर बन रहा हो तो आंसर क्या होगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, अगर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है तो उसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ऐसा भी लिख सकते हैं। या ऐसा अगर लिखा हो ना a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो उसको आप क्या लिख सकते हो, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिख सकते हो, है ना, ऐसा कर सकते हैं हम लोग। फिर a माइनस बी का क्यूब अगर दे रखा हो तो इसका आंसर क्या होगा, a माइनस बी का क्यूब होता है a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। क्या होगा, a क्यूब, इसको आगे लिख दो या इधर लिख दो, एक ही बात है, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। ठीक है, ये इसका आंसर होगा। अगर a प्लस बी का क्यूब दे रखा हो तो हर जगह प्लस आ जाएगा, फिर a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर, है ना। अगर आपको दे रखा हो a क्यूब माइनस बी क्यूब, क्या दे रखा हो, देखो a क्यूब माइनस बी क्यूब, अभी क्या था a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, उसको क्या लिखा था a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अगर आपको दे रखा हो a क्यूब माइनस बी क्यूब तो ये बनेगा a माइनस बी, है ना, पहले तो आएगा a माइनस बी, फिर ब्रैकेट में आएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। लेकिन अगर यहां पे प्लस होता, a क्यूब प्लस बी क्यूब होता तो ये होता a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, है ना, ये इसका आंसर होगा। ये लास्ट वाले नहीं, थोड़े कम काम आते हैं, क्यूब वाले ना बहुत कम काम आएंगे, तो ज्यादा टेंशन मत लेना। लेकिन अगर पता है तो एक बेनिफिट रहता है कि आपको थोड़ा सा कैलकुलेशन में आसानी होगी। अगर a प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर दे रखा हो तो इसका आंसर क्या होगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac, ये इसका आंसर होता है। ठीक है, इसके बाद में आता है फिर कि अगर आपको 1/x प्लस 1/y, कई बार क्या होगा कि कई क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उसमें ये वाला फॉर्मेट बन जाएगा 1/x प्लस 1/y। इसको कैसे सॉल्व करते हैं, तो इसके लिए हम सिंपली क्या करेंगे, पहले एलसीएम लेते हैं, एलसीएम आ जाएगा x इंटू वाई, फिर यहां पे क्या है x लिखा है तो एलसीएम को x से डिवाइड करोगे, क्या आएगा एक्स वाई अपॉन एक्स यानी कि y, तो y लिख दो इधर, प्लस फिर एलसीएम को y से डिवाइड करो, क्या आएगा x, तो इधर x आ जाएगा। इस तरीके से सॉल्व करना है। मैं आपको एकदम जीरो लेवल से लेके चल रहा हूं, मतलब हर वो चीज जो आपके मैथमेटिक्स में काम आने वाली है मैं उसको सिखा रहा हूं यहाँ पे। हो सकता है कि इसमें बहुत सारी चीजें आपको पहले से आती हो, पहले से आती है बहुत ही अच्छी बात है, फिर भी मैं आपको रिमाइंड करवा देता हूं कि ये कौन कौन सी इक्वेशंस है, कौन कौन से फॉर्मूले जो अपने ज्यादा काम आते हैं। अगर 1/x माइनस 1/y दे रखा हो तो एलसीएम कितना आएगा xy, फिर इधर क्या आएगा
एक्स वाई को एक्स से डिवाइड करोगे तो वाई बचता है, तो वाई आ जाएगा, माइनस एक्स वाई को वाई से डिवाइड करोगे एक्स बचेगा, एक्स आ जाएगा। अगर a अपॉन बी प्लस सी अपॉन डी दे रखा हो तो फिर ऐसा करना है, एलसीएम कितना, b इंटू डी, और उसके बाद में b इंटू डी को b से डिवाइड करोगे तो क्या बचा, d, तो a को जो ऊपर लिखा है उसको d से मल्टीप्लाई कर दो, यानी कि ad प्लस, और इधर क्या है, bd को अगर d से डिवाइड करोगे तो क्या बनेगा, b को c से मल्टीप्लाई कर दो, क्या आया, bc, ये आपका आंसर हो गया। इसके बाद में a अपॉन बी माइनस सी अपॉन डी दे रखा हो तो क्या करेंगे, वही तरीका अपना, b इंटू डी एलसीएम, फिर b इंटू डी को b से डिवाइड करोगे, नीचे जो लिखा ना उससे डिवाइड करते हैं, तो b से डिवाइड करोगे तो क्या बचा, एलसीएम को अगर b से डिवाइड करोगे तो d बचेगा, d को फिर a से मल्टीप्लाई करके लिख दो, a इंटू डी माइनस, फिर bd को d से डिवाइड करोगे b बचेगा, b को c से मल्टीप्लाई करके लिख दो, ये लो जी आंसर। अगर a अपॉन बी, ये बहुत काम आता है ना, इसमें ज्यादातर बच्चों को कंफ्यूजन रहता है, a अपॉन बी अपॉन सी अपॉन डी दे रखा हो तो क्या करना है, ऊपर क्या लिखा है a अपॉन बी एज इट इज लिख दो, और नीचे जो लिखा हो ना c अपॉन डी उसको उल्टा करके इससे मल्टीप्लाई कर दो, ये d ऊपर चला जाता है तो ये बन जाएगा d बाई सी, ये अपना आंसर होगा। आया समझ में, ठीक है। इसका एक और तरीका बता देता हूं, एक और फॉर्मेट बता देता हूं, ये देखो, अगर दे रखा हो जैसे 1 अपॉन a अपॉन बी, इसको कैसे सॉल्व करोगे, जो नीचे लिखा है उसको उल्टा करके लिख देना है, मतलब या ऐसा मान लो कि ये b ऊपर चला जाएगा तो 1 पहले से ऊपर और ये ऊपर जाएगा तो ये बनेगा b बाई ए, यानी कि आंसर क्या होगा, b बाई ए होगा, ऐसे लिख देंगे इसको। हाँ, ऊपर अगर लिखा हुआ हो, देखो एक और केस, अगर मान लो a अपॉन बी लिखा है डिवाइडेड बाई 1, तो इसमें नहीं करना है कुछ भी, इसमें सिंपल आंसर होगा a अपॉन बी, सिंपल मैथ से एकदम, है ना, ये चीज आपको आनी चाहिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, इसके बाद में है फिर कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो रूल। अभी ये क्या चीज, अभी ये क्या नई चीज आ गई, देखो अगर कहीं पे ऐसा फॉर्मेट बन जाए, कैसा फॉर्मेट, a अपॉन बी इक्वल टू सी प्लस डी अपॉन सी माइनस डी, सी में से d माइनस हो रहा है और सॉरी सी में d ऐड हो रहा है और सी में से ही d माइनस हो रहा है, ये दोनों टर्म भाई सी में d को ऐड किया और सी में d को माइनस किया, सेम होना चाहिए, ऐसा नहीं कि d की जगह कुछ और आ जाए, ये नहीं होना चाहिए, c प्लस डी अपॉन सी माइनस डी, है ना, ऐसा ही होना चाहिए। अगर ऐसा फॉर्मेट बन जाए a अपॉन बी इक्वल टू सी प्लस डी अपॉन सी माइनस डी, ऊपर हमने क्या किया है, दोनों को ऐड किया है, नीचे क्या किया, माइनस किया है, तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, आप ऊपर क्या कर रहे हो, ऐड कर रहे हो ना, तो इधर क्या है, ऊपर न्यूमरेटर में है a, डिनोमिनेटर में है b, तो इसको आप ऐसा भी लिख सकते हो, a प्लस बी अपॉन a माइनस बी इक्वल टू सी अपॉन डी, इसको ऐसे लिख दो या इसको ऐसे लिख दो, एक ही बात है, लिख सकते हैं ऐसा। दोबारा समझो क्या लिखा है, a अपॉन बी इक्वल टू सी प्लस डी अपॉन सी माइनस डी दे रखा है, तो क्या हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, a प्लस बी अपॉन ए माइनस बी इक्वल टू सी अपॉन डी, लिख सकते हैं, आंसर सेम आएगा। अब इससे फायदा क्या होगा, सर ऐसे उल्टा पुल्टा लिखने से क्या फायदा होगा, देखो जैसे ये वाला क्वेश्चन दे दिया, अब इस क्वेश्चन में क्या पूछा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x, क्वेश्चन क्या है, x प्लस टू अपॉन एक्स माइनस टू इक्वल टू 3। अब ये देखो, ये जो फॉर्मेट है, या तो इसको ऐसे सॉल्व करो, पहले इसको इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करो, फिर इक्वेशन बनेगी, उसको सॉल्व करके x की वैल्यू फाइंड करो, और अगर आपको ये कंपोनेंडो डिविडेंडो रूल याद है तो आप इसको एक ही लाइन में सॉल्व कर दोगे। क्या लिखना है, x प्लस टू अपॉन एक्स माइनस टू इक्वल टू 3 लिखा है, 3 के नीचे क्या लिख दो, 1, कोई दिक्कत इसमें। अब देखो x इक्वल टू क्या आ जाएगा, डायरेक्ट x इक्वल टू, देखो x प्लस टू अपॉन एक्स माइनस टू, तो x बाई टू लिख दो पहले, तो है ना, x बाई टू इक्वल टू आएगा 3 प्लस 1 अपॉन 3 माइनस 1, आंसर क्या आएगा, सॉल्व करोगे तो x बाई टू इक्वल टू आएगा 4/2, यानी कि 2:1 लिख दूं क्या इसको, 2:1, क्योंकि ये 4/2 बन रहा है, यानी कि 2:1, यानी कि x की वैल्यू क्या आ गई, 4 आ गई। आया कुछ समझ में, है ना। एक और तरीका देखो, एक और केस देखो, इसमें हमें दे रखा है इफ साइन थीटा प्लस कॉस थीटा डिवाइडेड बाई साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल टू 5/3, देन फाइंड टेन थीटा, तो टेन थीटा फाइंड करना है। तो हमें पता है कंपोनेंडो डिविडेंडो रूल के अकॉर्डिंग साइन थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, तो इसको मैं लिख देता हूं साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ऊपर प्लस है
तो लिखो ये 5/3 के बराबर है ना, तो लिखो 5 + 3 डिवाइडेड बाई 5 - 3। साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा क्या होता है, ये तो टेन थीटा होता है, इक्वल टू इधर क्या बनेगा 8/2 यानी कि 4:1, यानी कि टेन थीटा की वैल्यू क्या आ गई 4 आ गई। थोड़ा आसान हो गया ना, मतलब कोई कोई जगह पे ऐसा लगा के आप सोल्व कर सकते हो, बाकी क्रॉस मल्टीप्लाई करके भी सोल्व कर सकते हो, वो तो तरीका है ही अपने पास। लेकिन कहीं पे अगर ये याद आ जाए और आपको लगे कि इससे आसान हो रहा है, जैसे ये आसान हो गया, देखो थोड़ा आसान हो गया ना, तब हम इसको लगाएंगे। बाकी बहुत ज्यादा यूज नहीं होता, कभी कभी यूज होगा, तो याद रहेगा तो लगा देना, नहीं हो तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके इसको इधर मल्टीप्लाई कर दो, इसको इधर मल्टीप्लाई कर दो, इक्वेशन बनेगी साइन और कॉस में। साइन वाले टर्म्स को एक साइड में लिख लो, कॉस वाले टर्म्स को एक साइड लिख लो, और फिर साइन अपॉन कॉस करके आंसर फाइंड कर लो, वैसे भी कर सकते हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद में है रूल्स ऑफ पावर। कई बार क्या होता है कि आपको पावर 0 दे रखी होती है किसी नंबर की, या पावर इनफाइनाइट दे रखी है, या बेस सेम है और कोई दो वैल्यूज हैं उनको मल्टीप्लाई कर रहे हैं, बेस सेम है और उनकी कुछ पावर दे रखी है, तो उनको कैसे ऐड या सब्ट्रैक्ट करना है, तो वो कैसे करेंगे वो समझ लेते हैं एक बार। एक चीज तो ये याद रखो कि किसी भी नंबर की पावर अगर 0 दे रखी हो तो उसकी वैल्यू हमेशा 1 आएगी, 0 नहीं होना चाहिए। 0 के अलावा कोई भी नॉन जीरो डिजिट होना चाहिए। कैसा नॉन जीरो, क्योंकि 0 की पावर अगर 0 होगी तो 0 ही बनेगा। अगर कोई भी नॉन जीरो डिजिट है और उसकी पावर 0 है, कोई भी नॉन जीरो डिजिट है और उसकी पावर 0, तो आंसर हमेशा 1 आएगा। जैसे x की पावर 0 1, e की पावर 0 1। e क्या होता है वैसे, ये एक कांस्टेंट होता है, जैसे पाई एक कांस्टेंट होता है वैसे e भी एक कांस्टेंट होता है, e की वैल्यू होती है 2.7। तो ये भी एक नंबर हो गया, कांस्टेंट वैल्यू हो गई, इसके अगर पावर 0 दे रखी हो तो आंसर हमेशा 1 आएगा। 1 की पावर 0 हो तब भी 1 आएगा। 1/5 की पावर 0, 5 की पावर 0 यानी 1, यानी 1/1 बन गया, यानी कि 1 आ गया आंसर। समझ में आया। अगर किसी भी 1 से कोई बड़ा नंबर हो और उसकी पावर अगर इनफाइनाइट दे रखी हो तो आंसर इनफाइनाइट आएगा। 1 से बड़ा नंबर है, पावर इनफाइनाइट दे रखी है तो इनफाइनाइट आएगा। जैसे 5 की पावर इनफाइनाइट है ना, तो यानी कि 5 को इनफाइनाइट टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। पावर का मतलब यही तो होता है, जैसे x² का मतलब क्या है x × x, तो वैसे 5 की पावर इनफाइनाइट का मतलब है 5 को इनफाइनाइट टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे तो सोचो कितने बड़े नंबर आएगा, यानी इनफाइनाइट वैल्यू आएगी, तो इसका आंसर होगा इनफाइनाइट। e की पावर इनफाइनाइट दे रखा हो, आंसर क्या होगा इनफाइनाइट। e की वैल्यू अभी बताई ना आपको 2.7। 1/10 की पावर इनफाइनाइट दे रखो तो 10 की पावर इनफाइनाइट क्या बन जाएगा इनफाइनाइट, तो 1/इनफाइनाइट। अब 1 को अगर बहुत बड़ी नंबर से यानी कि इनफाइनाइट से डिवाइड कर दोगे तो आंसर तो 0.00000 पता नहीं कितने जीरो के बाद में कुछ वैल्यू आएगी, इसका मतलब वो ऑलमोस्ट 0 ही आएगा। 1/इनफाइनाइट हमेशा 0 होगा, याद रखना है, ठीक है। लेकिन अगर 1 से छोटा नंबर दे रखा हो तो, जैसे नोट लगा के देखो अलग से लिखा है, 1 से छोटा अगर नंबर दे रखा है 0.5 दे दिया है, इसकी पावर इनफाइनाइट लगा दी। 0.5 का मतलब क्या होता है 5/10 लिख सकते हो, या 1/2 भी लिख सकते हो इसको, है ना। 5/10 पावर इनफाइनाइट है ना, या 1/2 की पावर इनफाइनाइट बोल सकते हो इसको। अब 2 की पावर इनफाइनाइट है ना, 2 की पावर इनफाइनाइट, ये क्या बनेगा इनफाइनाइट बनेगा नीचे, तो 1/इनफाइनाइट क्या होता है 0 होता है। 1 से छोटा अगर नंबर है और उसकी पावर इनफाइनाइट है तो आंसर हमेशा 0 आएगा। 1 से छोटा कितना, कोई भी नंबर 0.2, 0.5, 0.7, 0.001, कुछ भी नंबर हो, अगर उसकी पावर इनफाइनाइट दे दी तो आंसर क्या आएगा हमेशा 0 आएगा। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद में अगर आपको कोई भी आपको नंबर दे रखा है, कोई भी वेरिएबल दे रखा है, कोई भी आपको कुछ वैल्यू दे रखी है, उसकी पावर नेगेटिव में दे रखी है, तो आप उसको उल्टा करके लिख सकते हो। जैसे x की पावर -n का मतलब क्या है 1/x की पावर n, है ना। जैसे 1/10 की पावर 2 है, इसको क्या लिख सकते हो 10 की पावर -2 लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अगर अगला जो रूल है वो ये है कि अगर मान लो दे रखा है x की पावर n, x की पावर m, x की पावर n है मल्टीप्लाई बाई x की पावर m है, तो यहाँ पे इस x को हम क्या बोलते हैं बेस बोलते हैं। ये जो x लिखा नीचे इसको हम क्या बोलेंगे, ये है बेस। और बेस अगर सेम होता है तो पावर ऐड हो जाती है, बेस अगर सेम होता है तो पावर ऐड हो जाती है। तो x की पावर n इंटू x की पावर m, बेस अगर सेम हो मल्टीप्लाई में बोल रहा हूं मैं, मल्टीप्लाई में अगर बेस सेम हो तो पावर ऐड करके लिख दो, यानी x की पावर n + m लिख देंगे। एक और एग्जांपल,
10 की पावर 2 अपॉन 10 की पावर 5 लिखा है, तो पहले तो इस 10 की पावर 5 को ऊपर ले जाओ। मैं इसको टुकड़ों में लिख देता हूँ, 10 की पावर 2 इनटू, इसको ऊपर ले जाओगे तो 10 की पावर -5 बन जाएगा। अभी रूल बताया था, पावर अगर नेगेटिव है तो उल्टा करके लिख सकते हो, या उल्टा लिखा है तो उसको पावर नेगेटिव करके ऊपर ले जाके लिख सकते हो। अब बेस सेम है तो इसको आप 10 की पावर क्या लिख सकते हो, 2 - 5, यानी कि 10 की पावर कितना आ गया, -3 अपना आंसर आ गया। इस तरीके से करना है। बेस सेम हो तो पावर ऐड हो जाएंगी, लेकिन अगर पावर की पावर दे रखी हो तो पावर मल्टीप्लाई हो जाती है। एक और रूल देखो, अगर x की पावर n और इसकी भी पावर m दे रखी है तो x की पावर n इंटू m आएगा। पावर की अगर पावर हो तो पावर मल्टीप्लाई होंगी, अगर मल्टीप्लीकेशन में बेस सेम हो तो पावर ऐड हो जाएंगी। ठीक है, आया समझ में? चलूं आगे। ठीक है जी। फिर है मैट्रिक्स सिस्टम। कई बार जब कैलकुलेशंस करोगे तो आपके सामने कई प्रीफिक्स आएंगे। प्रीफिक्स मतलब कोई भी यूनिट के आगे आपको मिली, माइक्रो, नैनो, गीगा, टेरा, पिको ऐसे लिखा हुआ मिलेगा। तो उसका मतलब क्या है? अगर सेंटी लिखा है तो इसका मतलब होता है, इसको स्मॉल सी से डिनोट करते हैं, इसका मतलब होता है 10 की पावर -2। 10 की पावर -2 को क्या बोलते हैं? सेंटी। जैसे सेंटीमीटर तो वो 10 की पावर -2 मीटर के बराबर होता है ना, सेंटीमीटर। सेंटी को क्या लिख दिया? 10 की पावर -2। तो सेंटी का मतलब ही यही होता है 10 की पावर -2। मिली, मिली का मतलब क्या है? 10 की पावर -3। जैसे आपको बोला मिलीग्राम, मतलब 10 की पावर -3 ग्राम की बात हो रही है। मिली मतलब 10 की पावर -3। माइक्रो, जैसे कैपेसिटेंस जब आप पढ़ते हो, कैपेसिटी के बारे में पढ़ते हो तो उसमें उसकी यूनिट माइक्रोफेरेड में लिखी जाती है बहुत बार। तो माइक्रो का मतलब होता है 10 की पावर -6। ठीक है। नैनो, नैनो मतलब 10 की पावर -9, इसको नैनो बोलते हैं। ठीक है। पीको, 10 की पावर -12 को क्या बोलते हैं? पीको बोलेंगे। किलो, किलो तो आपको पता है 10 की पावर 3 को बोला जाता है। जैसे किलोग्राम, तो 10 की पावर 3 ग्राम। किलोग्राम को क्या लिख सकते हो? किलोग्राम। किलो को लिख दो 10 की पावर 3, यानी कि 10 की पावर 3 ग्राम, यानी 1000 ग्राम। 1000 ग्राम ही होता है ना 1 किलोग्राम। ऐसे मेगा का मतलब होता है 10 की पावर 6, इसको मेगा बोलते हैं। गीगा का मतलब होता है 10 की पावर 9, और टेरा का मतलब होता है 10 की पावर 12, इसको टेरा बोलते हैं, है ना। तो ये कुछ कॉमन प्रीफिक्स है जो आपके बहुत ज्यादा काम आएंगे, है ना। बहुत बार कॉमनली इनको यूज किया जाएगा, तो ये भी हमको पता होने चाहिए। ठीक है, चलो आगे देखो, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट है फिर बायनोमियल थ्योरम। ये भी आपके कोई कोई जगह पे काम आती है। जब हमें कैलकुलेशन थोड़ी सी इजी करनी होती है तो हम बायनोमियल थ्योरम यूज करते हैं। क्या होती है बायनोमियल थ्योरम? तो इसका मैं आपको पहले फॉर्मेट बता देता हूं। 1 + x पावर n, ये बराबर होता है 1 + nx प्लस n इंटू n-1 x² अपॉन फैक्टोरियल 2, प्लस फिर आगे आएगा n इंटू n-1 इंटू n-2 x³ डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल 3। सर ये क्या बोल रहे हो? फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 3, तो फैक्टोरियल 2 का मतलब होता है 2 इंटू 1, फैक्टोरियल 3 का मतलब होता है 3 इंटू 2 इंटू 1, यानी कि एक कम करते जाना है और सबको मल्टीप्लाई कर लेना है। जैसे फैक्टोरियल 7 का मतलब क्या होगा? 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, इसको बोलते हैं फैक्टोरियल। आया समझ में? तो ये ऐसे आगे तक होता है, ऐसे ये इक्वेशन ऐसे आगे तक चलेगी। ठीक है। अब इसकी खास बात क्या है? खास बात समझना, अगर इस इक्वेशन में या बायनोमियल थ्योरम के अंदर अगर x की वैल्यू 1 से छोटी हो, इफ, कंडीशन क्या लगाई मैंने? इफ x इज लेस देन 1। अगर x 1 से छोटा है तो आपको पता है 1 से छोटी वैल्यू का जो स्क्वायर होता है, जो क्यूब होता है, जो पावर 4 होती है, वो और छोटा होता जाएगा। फॉर एग्जाम्पल 0.5 का स्क्वायर कितना होता है बताओ? 0.25 होता है। अब 0.5 से भी कम हो गया, ये देखो स्क्वायर करने पे, समझ रहे हो बात? अगर मैं इसका क्यूब कर दूंगा, 0.5 का क्यूब कर दूंगा तो ये आएगा 0.125, ये तो और छोटा हो गया। समझ रहे हो बात? वैल्यू छोटी होती जा रही है। जैसे आप 1 से छोटी वैल्यू का स्क्वायर, क्यूब यानी पावर वगैरह लगाओगे ना, तो उससे वैल्यू छोटी होती जाएगी। तो यहाँ पे ये जो x है, अगर ये 1 से छोटा है तो ये x², x³ x⁴, ये सारी टर्म्स क्या हो जाएंगी? नेग्लिजिबल, क्योंकि इनकी वैल्यू बहुत छोटी हो जाएगी।
तो इनको आप नेग्लेक्ट कर सकते हो। तो आंसर क्या बनेगा, 1 प्लस एक्स की पावर एन का आंसर क्या बनेगा, 1 प्लस एन एक्स, है ना। तो इसको बोलते हैं बाइनोमियल थ्योरम। और ये जो स्पेशल केस है ना, ये आपके ज्यादा काम आता है। ये इक्वेशन तो आपके बहुत कम काम आएगी, ना के बराबर। आपको ये चीज याद रखनी है कि बाइनोमियल थ्योरम के अकॉर्डिंग अगर x की वैल्यू 1 से छोटी हो, एक चीज का ध्यान रखना है, लेकिन यहाँ 1 ही होना चाहिए। ऐसे नहीं कि 5 प्लस एक्स की पावर n है और x 1 से छोटा है तो लगा दिया, ऐसा नहीं। यहाँ पे हमेशा क्या होना चाहिए, 1 1 प्लस एक्स की पावर n, ये वाला फॉर्मेट होना चाहिए। यहाँ तो 1 ही होगा हमेशा, x कुछ भी हो सकता है 1 से छोटी वैल्यू। तो आप हमेशा क्या कर दोगे, अगर x 1 से छोटा है तो 1 प्लस एक्स की पावर n को क्या लिख दोगे, 1 प्लस एन एक्स। आया समझ में। अब इसको अप्लाई करके बताता हूं, उससे आपको बेटर समझ में आएगा कि इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। देखो, जैसे आपको बोला कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ अंडर रूट ऑफ 0.99। अगर आप इसको सॉल्व करने जाओगे तो बहुत ज्यादा टाइम लगेगा। तो इसको बाइनोमियल थ्योरम से हम इसका आंसर फाइंड कर सकते हैं। कैसे, देखो ये क्या लिखा है, अंडर रूट ऑफ 0.99। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, अंडर रूट 0.99 को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं, अंडर रूट के अंदर 1 माइनस 0.01। बोलो, 1 में से 0.01 माइनस करोगे 0.99 ही आता है, लिख सकते हो, ठीक है। क्या मैं इसको ऐसा भी लिख सकता हूं, 1 माइनस 0.01 होल पावर 1/2। इसमें कोई दिक्कत, अंडर रूट का मतलब क्या होता है, पावर 1/2, लिख दिया। अब ये 1 है अपना, ये x है और ये पावर n है। क्या ये बाइनोमियल थ्योरम वाला फॉर्मेट बन गया, हाँ जी, बाइनोमियल थ्योरम वाला फॉर्मेट बन गया। ये x की वैल्यू चेक करो, क्या ये 1 से कम है, हाँ 1 से कम है, तो लगा दो बाई बाइनोमियल थ्योरम। क्या लिख सकते हैं, इसका आंसर क्या होगा, 1 प्लस एन एक्स। एन कितना है, 1/2। एक्स कितना है, माइनस का, देखो ये माइनस है ना तो माइनस में लिखना पड़ेगा, माइनस 0.01। कितना आया, 1 माइनस, इसको 2 से डिवाइड करोगे ना इस वैल्यू को, तो ये आएगा 0.005, ये आएगा। और जब आप 1 में से 0.005 माइनस करते हो तो इसका आंसर बनेगा 0.995। ये अपना आंसर होगा। बोलो आया क्या समझ में, मतलब अंडर रूट ऑफ 0.99 का आंसर क्या है, 0.995 होता है, ये आता है इसका आंसर। ऐसे ही आप इस इक्वेशन को सॉल्व करो। यहां पे क्या लिखा है, 1 अपॉन, पहले मैं इसको लिख देता हूं, 1 अपॉन 1.02 ऐसे लिखा है। हम एग्जैक्ट वैल्यू फाइंड करने की बात कर रहे हैं, है ना, एकदम करीब वैल्यू फाइंड करने की। भाई 0.99 को अगर आप कैलकुलेशन में अगर रफली लोगे तो इसको 1 ही मान लोगे। अंडर रूट ऑफ 1 क्या होता है, 1 होता है, तो ये वैल्यू लगभग 1 के बराबर ही है। तो कैलकुलेशन में अगर अप्रोक्सीमेट आंसर चाहिए तब तो हम भाई ऐसा कर लेंगे कि 1 ही ले लेंगे इसको। लेकिन अगर हमें और ज्यादा करीब पहुंचना है तो हम बाइनोमियल थ्योरम यूज कर सकते हैं ऐसे। जैसे इसको सॉल्व करके बताता हूं, इसको मैंने लिखा 1 अपॉन 1.02। क्या 1.02 को आप ऐसा लिख सकते हो, 1 प्लस 0.02, कोई दिक्कत इसमें, 1 प्लस 0.02 लिख दो इसको, ये ऊपर ले जाओ तो ये क्या बनेगा, 1 प्लस 0.02 होल पावर -1। क्या ये 1 प्लस एक्स पावर n वाला फॉर्मेट बन गया, हाँ जी। तो बाइनोमियल थ्योरम से इसका आंसर क्या आएगा, बाई बाइनोमियल थ्योरम इसका आंसर होगा 1 प्लस एन एक्स, एन की वैल्यू -1, एक्स की वैल्यल 0.02, तो ये आया 1 माइनस 0.02 यानी कि 0.98, है ना, 0.98। ये अपना आंसर आ गया, ये लो। इस तरीके से सॉल्व करना है, आया समझ में, ठीक है। देखो इसके बाद में नेक्स्ट है फाइंड द वैल्यू ऑफ अंडर रूट 25.01। तो पहले तो इसको क्या लिखोगे, अंडर रूट 25.01 लिखा है तो इसको लिखोगे अंडर रूट के अंदर ही 25 प्लस 0.01। कोई दिक्कत इसमें, लिख सकते हो ऐसा, है ना। अच्छा अब देखो ये जो 25 है इस अंडर रूट का मतलब तो पावर 1/2 होता है, तो चाहो तो आप इसको लगा दो। चलो मैं लगा देता हूं पहले, 25 प्लस 0.01 इसकी होल पावर 1/2 ऐसा लिख सकते हैं। अब
25 को मैं अंडर, ये जो ब्रैकेट है इससे बाहर निकाल रहा हूं, तो 25 जब ब्रैकेट से बाहर आएगा तो ये पावर 1/2 लग के बाहर आएगा, और 25 की पावर अगर 1/2 हो तो इसका आंसर आएगा 5। अंडर रूट ऑफ 25 क्या होता है? 5 होता है। ये तो 5 बन गया। ये चीज समझ में आई क्या? अब ब्रैकेट में इसकी जगह तो 1 बचेगा, अब इसमें तो ये 25 था ही नहीं, तो इसके अपॉन में लिखना पड़ेगा 0.01 डिवाइडेड बाई 25 पावर 1/2। ये स्टेप समझ में आई क्या? मैंने क्या किया, 25 कॉमन लिया है बार, तो दोनों में से लेना पड़ेगा। ऐसे नहीं कि इसको उठा के बाहर रख दिया बस और इसकी जगह 1 लिख दिया, ऐसा नहीं कर सकते। दोनों में से 25 बाहर जाएगा, तो इसमें तो है ही नहीं ना, इसके अपॉन में लिखना पड़ता है, इसलिए तो मैंने 25 को अगर ब्रैकेट से बाहर लिखा है तो 25 ऑफ पावर 1/2 ये बन गया 5, ये 5 लिख दिया, और ब्रैकेट में बचा इसकी जगह 1, इसकी जगह मुझे लिखना पड़ेगा 0.01 अपॉन 25 पावर 1/2, ऐसा लिख दिया। इक्वल टू देखो 5, अब देखो ये जो लिखा है ना यहाँ पे, अब मैं इसको सॉल्व कर रहा हूं, क्या ये 1 से कम है? भाई 0.01 1 से कम, और इसको 25 से और डिवाइड कर दिया, ये तो और छोटा हो गया, तो ये वैल्यू 1 से कम है, ये पावर n है, तो 1 प्लस एक्स पावर n वाला फॉर्मेट बन रहा है, तो आंसर आएगा 1 प्लस एन एक्स। तो 1 प्लस n की वैल्यू है 1/2, x की वैल्यू 0.01 डिवाइडेड बाई 25। थोड़ा सॉल्व कर दो, 1 प्लस ये कितना आएगा, ये आएगा 0.01 डिवाइडेड बाई 50, और पूरा इसको सॉल्व करोगे तो 0.0002 बनेगा। ये अगर आप इसको पूरा सॉल्व करोगे ना, ये बनेगा 0.01 अपॉन 50, फिर आप वो 50 से डिवाइड करके सॉल्व करोगे 0.0002 बन रहा है ये। अब ये कितना हो गया, इसको वापस ऐड कर लो, तो 5 into ये ऐड करोगे तो आएगा 1.0002, मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर आएगा 5.001। ये अपना आंसर होगा। इस तरीके से सॉल्व करना है। आया समझ में? ठीक है, तो ये इसका एग्जैक्ट आंसर होगा। अगर इसको सॉल्व करना हो तो आप इस तरीके से बायनोमियल थ्योरम यूज कर सकते हो। ठीक है, आया समझ में? एक और क्वेश्चन करते हैं। द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट ए हाइट h अबव द अर्थ सरफेस इज गिवन बाई g डैश इक्वल टू g इंटू आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई r प्लस h का होल स्क्वायर। इफ h इज वेरी वेरी लेस देन r, ऊंचाई जो है ना वो अर्थ की रेडियस से बहुत कम है, देन अप्रोक्सीमेट द एक्सप्रेशन। तो इसका अप्रोक्सीमेट आंसर फाइंड करके बताना है। कैसे सॉल्व करोगे? देखो मैंने इसको लिखा g डैश इक्वल टू g अपॉन r प्लस h का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई r का होल स्क्वायर। लिख सकते हो क्या ऐसा? पहले तो ये बता दो। ये मैंने इसके नीचे लिख दिया, r प्लस एच का होल स्क्वायर था ना नीचे, उसके भी नीचे लिख दिया। आपको बताया ना रूल कि ये ऊपर चला जाता है तो वापस ही आ जाएगा। अब इसको ऐसा लिखने से फायदा क्या हुआ वो देखो। मैंने इसको लिखा g अपॉन, ये भी स्क्वायर है ये भी स्क्वायर है, तो इसको तो होल स्क्वायर लिख सकते हो। तो r देखो इसको ऐसे लिख देते हैं, r प्लस एच अपॉन r होल स्क्वायर लिख सकते हो। थोड़ा और सॉल्व करो, g डैश इक्वल टू g अपॉन, देखो इसको डिवाइड कर दो, ये आएगा 1 प्लस एच बाई आर इसकी पावर 2। फिर इसको ऊपर ले जाते हैं, अगर इसको नीचे वाले टर्म को ऊपर ले जाएंगे तो पावर नेगेटिव में लगानी पड़ेगी। इसको लिख दोगे g इंटू 1 प्लस एच बाई आर पावर -2 लिख दिया। सही है? अच्छा, अब चेक करो क्या ये x है अपना, 1 प्लस एक्स पावर n वाला फॉर्मेट है ना, क्या ये अपना x है? और x की वैल्यू क्या 1 से छोटी है? क्वेश्चन में बोला है h इज वेरी वेरी लेस देन r। h अगर r से छोटा है इसका मतलब ये रेशो 1 से छोटा आएगा। h की वैल्यू छोटी, r की वैल्यू बड़ी, रेशो 1 से छोटा, इसका मतलब बायनोमियल थ्योरम लगा दो यहाँ पे। उसके अकॉर्डिंग अप्रोक्सीमेट आंसर क्या आएगा, g इंटू इसका आएगा 1 प्लस एन एक्स। 1 प्लस एन की वैल्यू -2 है, x की वैल्यू h बाई आर है। सॉल्व करो, बताओ आंसर। g इंटू ये आएगा -1 -2 h बाई आर। ये लो जी आंसर। तो इस तरीके से अप्रोक्सीमेट कर दिया हमने। अप्रोक्सीमेट आंसर फाइंड करने के लिए इसको सेट कर दिया। ठीक है, ये वाली टर्म देखो, इसमें क्या किया है, r प्लस एच अपॉन आर इसका होल स्क्वायर है। इस r को मैंने r से डिवाइड किया तो 1 आ गया। इस h को मैंने r से डिवाइड किया तो h बाई आर आ गया।
फिर इस वाली टर्म को मैं ऊपर लेके गया तो ये पावर 2 है, ये पावर -2 बन गई। देखो ऊपर ले जाते हैं तो पावर नेगेटिव हो जाती है ना, इस तरीके से करना है। ठीक है,